तो मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि आपको अनुच्छेद 52 से लेके 58 तक को हम लोग क्लियर किए थे, और आज जो हमें क्लियर करना है वह आपको 59 से लेकर आपको 72 तक क्लियर करना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 59 पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे, 61 पढ़ेंगे, 62 पढ़ेंगे, फिर आपको 71 पढ़ेंगे और उसके बाद 72 पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से एक प्रश्न करेंगे कि सर बीच के जो ये अनुच्छेद है 63, 64, 65 और जो 70 तक के अनुच्छेद है उसको आप क्यों छोड़ दिए थे। इस बीच में आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, इसीलिए इसे हम छोड़ दिए। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि अनुच्छेद 52 पढ़े थे। तो अनुच्छेद 52 में क्या है कि आपको राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई, मतलब कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद होगा वह आपको एक अनिवार्य पद होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो होंगे वरीयता के क्रम में देश के प्रथम नागरिक होंगे। राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। इस नाते क्या होता है कि देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो सारे के सारे आपको राष्ट्रपति के नाम से क्या होते हैं, चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 53 पर चर्चा किए थे, तो आपको बताए थे कि ये जो अनुच्छेद 53 है, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो आपको राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताए थे, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा। अनुच्छेद 55 जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद अनुच्छेद 56 जो था उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति का जो पदावधि है वो क्या होगा, अर्थात उनका जो कार्यकाल होगा क्या होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधित बातों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 58 में उनकी योग्यताएं के बारे में चर्चा की गई थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आपको अनुच्छेद 59। तो देखिए, अनुच्छेद 59 में क्या है कि राष्ट्रपति के जो शर्तें हैं, ठीक है ना, यानी कि वेतन है, भत्ते हैं, उनकी जो परिलब्धियां है, इसके बारे में क्या की गई कि आपको चर्चा की गई। तो देखिए, तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अनुच्छेद 59, ठीक है ना। तो आप लोग इसे गौर से समझेंगे। अनुच्छेद 59, तो देखिए अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है कि आपको राष्ट्रपति के जो वेतन होंगे, क्या होंगे, वेतन होंगे, भत्ते होंगे, शर्तें होंगे, परिलब्धियां होगा, इसके बारे में चर्चा की गई, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 59 में आपको शर्तें हो गई, ठीक है ना, शर्तें के अलावे आपको वेतन हो गया, वेतन के अलावे भत्ते हो गए, भत्ते के अलावे उनकी जो परिलब्धियां है, क्या है, परिलब्धियां, ठीक है ना, इसके बारे में क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई है। तो यहाँ से बात करेंगे कि ये वेतन क्या होते हैं, भत्ते क्या होते हैं, परिलब्धियां क्या होती है और शर्तें क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे शर्तें के बारे में कि ये जो अनुच्छेद 59 है, तो अनुच्छेद 59 में सबसे पहले आपको शर्त के बारे में क्या किया गया है कि आपको उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला शर्त क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए। सबसे पहला शर्त यह है कि संसद या विधानमंडल का, ध्यान से सुनिएगा, कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, सदस्य नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 59 में इस बात को शर्त में कही गई है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, वो आपको संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो क्या कर दे कि आपको त्यागपत्र दे देते। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि अगर वे संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो क्या करें, वो त्यागपत्र दे, क्या करें, त्यागपत्र दे, ठीक है ना। नहीं तो स्वयं जिस समय ये राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे, इनका पद स्वयं क्या हो जाएगा कि आपको, मतलब कि आपको संसद से या विधानमंडल से क्या हो जाएगा कि खाली मान लिया जाएगा। तो देखिए, तो पहला शर्त वही है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो आपको अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे, ठीक है ना, अन्य कोई लाभ का पद, क्या है, लाभ का पद धारण नहीं करे, क्या करें, धारण नहीं करे। तो यह आपको दो शर्त होते हैं, क्या होते हैं, दो शर्त, कि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे, ठीक है ना। यह राष्ट्रपति के लिए क्या है कि आपको शर्तें हैं, क्या है, शर्तें हैं। तो ऐसे भी आप लोग जानते होइएगा कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, यह आपको संसद के क्या होते हैं कि आपको मतलब कि सदस्य नहीं होते, इनका संबंध किसी भी आपको क्या होते हैं कि मतलब क्या कहते हैं
कि आपको राजनीतिक दल से नहीं होते। हालांकि संसद के ये अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि हमारा जो संसद होता है वो आपको लोकसभा, राज्यसभा और आपको क्या है कि राष्ट्रपति से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा जो होते हैं वो संसद के क्या होते हैं, सदन होते हैं, जबकि आपको राष्ट्रपति संसद के क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर है तो वो त्यागपत्र है, अगर वो त्यागपत्र नहीं दिए हैं तो जिस दिन पद धारण करेंगे राष्ट्रपति का उसी दिन इनका पद खाली यहाँ से मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति के लिए यह आपको क्या है कि शर्त है, क्या है, शर्त है। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। किसके बारे में, इनके वेतन के बारे में। तो वेतन जो है वह राष्ट्रपति को अभी जो है तत्काल में कितना मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है वह आपको कितना है, ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल वो आपको 5 लाख है। क्या है, 5 लाख है। तो देखिए, तो सबसे पहले राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह आपको कहां से दिया जाता है, तो यह आपको यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, संचित निधि से। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भारत सरकार के संचित निधि से मिलते हैं। और यह वेतन जो होते हैं वो आपको कर मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो संचित निधि से वेतन मिलते हैं वह वेतन क्या होता है, तो वह आपको कर मुक्त वेतन होते हैं। क्या होते हैं, कर मुक्त वेतन होते हैं। दूसरी बात कि पदावधि के दौरान, किस दौरान, पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्ते जो होते हैं उसको क्या हो सकते हैं कि कम नहीं किए जा सकते। ये भी याद रखिएगा कि पदावधि के दौरान, ठीक है ना, इनके वेतन क्या है, दौरान वेतन, ठीक है ना, भत्ते क्या है, वेतन भत्ते और आपको जो अन्य सुविधाएं क्या है, अन्य सुविधाएं, उसको क्या किया जा सकता है कि आपको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते को जो है वो आपको क्या है कि पद अवधि के दौरान कम किए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं और अन्य सुविधाएं होती है उससे क्या हो सकता है कि कम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक है ना, कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कम नहीं किया जा सकता है। हो गया। देखिए, इसके बाद और भी शर्त क्या है कि जैसे इन्हें जो होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति को बिना किराया वाला क्या होता है कि आपको भवन मिलता है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति को जो भवन मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। और यह भवन जो होते हैं उन्हें फ्री में मिलता है। क्या मिलता है, फ्री में मिलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इनको किराया नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो तीसरा क्या है कि बिना किराया वाला इन्हें क्या होता है, भवन मिलता है। बिना किराया का भवन क्या है, बिना किराया का भवन जो है इन्हें क्या किया जाता है कि आपको दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, दिल्ली में। तो जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है ना, उस भवन को कहते हैं राष्ट्रपति भवन। और इस भवन का किराया जो है राष्ट्रपति को क्या होता है कि आपको नहीं देने होते, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि इनकी जो परिलब्धियां है वह परिलब्धियां कौन तय करता है। तो देखिए, तो संसद जो है समय समय पर इनकी परिलब्धियां जो होते हैं क्या होते हैं कि अपने कानून द्वारा तय करते हैं। क्या करते हैं, तय करते हैं। यानी कि इनको जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, क्या है, सुविधाएं हैं, उसका जो तय करेगा वह कौन करेगा, तो वह आपको संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। तो देखिए, परिलब्धियां संसद समय समय पर क्या करेगा कि आपको तय करेगा। परिलब्धियां संसद समय समय पर क्या है, समय समय पर तय करेगा। क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या देखा कि अनुच्छेद जो 59 है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के लिए शर्तें, वेतन भत्ते व परिलब्धियां को क्या किया गया है कि आपको बताया गया है। तो यहाँ पर शर्तें में क्या है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर है तो वो क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे। अन्य कोई लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करे। क्या करे, नहीं करे, ठीक है ना। फिर इनको जो वेतन मिलता है वो भारत सरकार के संचित निधि से मिलता है, जो कि आपको इन्हें करमुक्त जो मतलब क्या होते हैं कि वेतन होते हैं वो दिए जाते हैं। पदावधि के दौरान इनके जो वेतन भत्ते होते हैं और अन्य सुविधाएं हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है। इन्हें बिना किराया वाला भवन मिलता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके अलावे इनकी जो परिलब्धियां होती है, अर्थात इनको मिलने वाली जो सुख सुविधाएं होती है उसको संसद समय समय पर क्या करेगा कि तय करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 59 को समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 को क्या किए कि आपको क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 की। तो देखिए, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई। तो देखिए, तो अब जो हमें पढ़ना है
वह अगला अनुच्छेद है जो हमारा, वह है आपको अनुच्छेद 60। क्या है? अनुच्छेद 60। तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है कि आपको राष्ट्रपति के जो शपथ है, क्या है? शपथ है। तो इस शपथ के बारे में क्या की गई कि आपको चर्चा की गई। तो देखिए तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, क्या है? राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, क्या है? प्रतिज्ञान। इसके बारे में आपको क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति शपथ ले या प्रतिज्ञा ले। तो देखिए तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह क्या लेते हैं? तो सबसे पहली शपथ इनकी यही होती है कि मैं पद के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक क्या करूंगा कि आपको पालन करूंगा। तो पहला यही होगा कि पद के कर्तव्यों का, क्या है? कि पद के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। क्या करूंगा? श्रद्धा पूर्वक पालन, क्या है? पालन। ऐसा वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति क्या है कि आपको अपने पद के कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करने की क्या करते हैं कि आपको शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। दूसरी बात की है जनता की कल्याण एवं सेवा का भी क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, ठीक है ना, कि हमेशा जनता के कल्याण, क्या है? जनता के कल्याण, याद रखिएगा कि जनता के कल्याण एवं क्या है कि आपको सेवा, क्या है? सेवा की शपथ लेते हैं। इसके अलावे एक और ये शपथ लेते हैं कि संविधान का संरक्षण, क्या है? कि संविधान का संरक्षण हो गया, परिरक्षण हो गया, प्रतिरक्षण हो गया, यह करूंगा। ये भी आपको क्या कहते हैं कि शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं क्या लेते हैं कि संविधान का संरक्षण, क्या है? संविधान का संरक्षण, ठीक है ना, प्रतिरक्षण, क्या है? प्रतिरक्षण, ठीक है ना, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और एक जो होता है वह आपको क्या होता है? तो परिरक्षण, क्या होता है? परिरक्षण, ठीक है ना। तीन चीजों की वो क्या करते हैं कि आपको शपथ लेते हैं परिरक्षण की। किसकी शपथ लेते हैं? परिरक्षण की। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि अनुच्छेद 60 में क्या है। तो इसमें आपको राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई। तो देखिए तो राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं कि पद के कर्तव्यों के श्रद्धा पूर्वक पालन करने की क्या करते हैं कि आपको शपथ लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि वे कहते हैं कि मैं जनता के कल्याण और सेवा के लिए क्या करूंगा कि काम करूंगा। ऐसा वो क्या कहते हैं? शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके अलावे वो मतलब संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का क्या कहते हैं कि शपथ लेते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है। तो देखिए तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ, क्या है? राष्ट्रपति को शपथ। तो देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें क्या करते हैं? शपथ दिलाते। क्या करते हैं? शपथ दिलाते। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे, क्या रहे? अनुपस्थित रहे, तो ऐसे परिस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो इन्हें क्या करेंगे कि आपको शपथ दिलाएंगे। तो याद रखिएगा। तो यहाँ से एक चीज आया सीजेआई। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन है, ठीक है ना, और उनका क्रम कौन सा है। और एक चीज और बताएंगे आप कि अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह आपको कौन है। इस संदर्भ में भी आप क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है ना। हम आपके कमेंट का रिप्लाई हर हाल में देंगे अगर आपका आंसर सही रहा तो, ठीक है ना। तो देखिए तो अनुच्छेद 60 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करते हैं कि पद के कर्तव्यों के पालन का क्या करते हैं? श्रद्धापूर्वक शपथ लेते हैं। उसके बाद है जनता के कल्याण और सेवा की ये शपथ लेते हैं। फिर है आपको कि संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण के क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर अनुपस्थित रहे तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह इन्हें क्या करते हैं कि पद के कर्तव्यों का क्या करते हैं कि आपको शपथ दिलाते हैं। किनको? तो आपको राष्ट्रपति को, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अनुपस्थित रहे तो आपको जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह इन्हें क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप इसका क्या कर ले? स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात करेंगे आपको अनुच्छेद 61 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 61 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 61 जो है वह क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 61 में जो है वो आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग है। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर
महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या की गई है कि आपको चर्चा की गई। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो यह हमारे भारत में अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। तो एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए, तो यह किसी न्यायालय वाले में यह आपको नहीं जाता, बल्कि यह संसद से क्या होता है कि आपको शुरू होता है। तो देखिए, तो जो चीज न्यायालय में शुरू होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन ये तो आपको न्यायालय में शुरू ना होकर संसद के सदन में शुरू होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम कहते हैं आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, तो हम कहेंगे अमेरिका से। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी किया जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद के किस सदन से शुरू हो सकती है। तो देखिए, यह संसद के किसी भी सदन से क्या हो सकता है कि आपको शुरू हो सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपको शुरू हो सकती है। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो आपको क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन से शुरू हो सकती है। क्या हो सकती है? संसद के किसी सदन से शुरू हो सकती है, शुरू, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन से क्या हो सकते हैं कि आपको शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं निर्धारित है कि केवल लोकसभा से होगा, ऐसा नहीं निर्धारित है कि केवल आपको क्या होगा कि राज्यसभा से होगा। क्या होगा? राज्यसभा से होगा, ठीक है ना। यानी कि संसद के किसी भी सदन से क्या हो जाएगा कि आपको शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले उन्हें क्या होगा कि आपको नोटिस देना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो संसद के किसी भी सदन से शुरू, और जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य क्या करेंगे कि आपको हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? हस्ताक्षर, ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि लोकसभा से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसका मतलब यह होगा कि आपको लोकसभा के 1/4 सदस्य सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व, ठीक है ना, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपको शुरू हो रही है, आप अपने सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि संसद के किसी भी सदन से क्या होगा कि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपको क्या हो सकती है? शुरू हो सकती है। जिस सदन से भी होगा उसके 1/4 सदस्य पहले क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या होगा कि आपको नोटिस देंगे। क्या करेंगे? नोटिस देंगे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है, तो हम क्या कहेंगे कि 14 दिन पूर्व, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से शुरू हो सकती है? तो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू होगी, जिस सदन से शुरू हुई, ठीक है ना, उस सदन से अगर महाभियोग की प्रक्रिया पास हो गई तो फिर इसे दूसरे सदन में क्या होता है कि आपको चर्चा के लिए मतलब कि भेजा जाता है। फिर दूसरा सदन भी उस महाभियोग की प्रक्रिया को क्या करता है? देखता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसके लिए क्या होता है कि 2/3 बहुमत से क्या है? 2/3 बहुमत से आपको पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। जैसे मान चलिए कि लोकसभा में आपको क्या हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है ना, चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद 2/3 बहुमत से क्या होने चाहिए कि लोकसभा से पास होने चाहिए। फिर आपको क्या होगा कि जो इसका दूसरा सदन होगा उस दूसरे सदन से भी, ठीक है ना, जैसे एक सदन से क्या है? एक सदन से, ठीक है ना, कि 2/3 बहुमत से क्या हो गया कि आपको पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। तो उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि दूसरे सदन से भी क्या है? दूसरे सदन से भी, ठीक है ना, कि आपको 2/3 बहुमत से क्या होने चाहिए कि आपको पास होने चाहिए। देखिए, तो इस बात को समझेंगे कि ये जो देख रहे हैं अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि यह किसी न्यायालय में शुरू ना होकर कहाँ शुरू होता है? तो यह आपको यानी कि संसद में शुरू होता है और संसद के किसी भी सदन से। तो सपोर्टेड मान चलिए कि अगर लोकसभा से शुरू होता है या राज्यसभा से शुरू होता है, ठीक है ना, तो अगर लोकसभा से शुरू होगा तो उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को नोटिस जारी करेंगे कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है ना।
तो एक सदन से अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया, ठीक है ना, तो उसे दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से क्या होने चाहिए कि आपको पास होने चाहिए। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो इस महाभियोग प्रक्रिया में शामिल कौन होते हैं। तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि आपको शामिल होते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या है, सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो आपको महाभियोग प्रक्रिया में क्या होते हैं कि आपको शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के जो आपको निर्वाचित सदस्य है वो भी देखिए क्या है, निर्वाचित सदस्य है वो भी, प्लस में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी आपको क्या होते हैं कि आपको शामिल होते हैं। जबकि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली पढ़े थे, सॉरी क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल, तब उसमें देखे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपको क्या होता है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के। लेकिन ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इस महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के जो आपको निर्वाचित सदस्य वो भी, जो मनोनीत सदस्य है वो भी क्या करेंगे कि भाग लेंगे। मतलब कि संसद में 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, 2 आपको लोकसभा से और 12 जो होता है राज्यसभा से। तो ये जो 12 और 2 14 हुआ, ठीक है ना, तो 14 मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे और बाकी जो निर्वाचित सदस्य है वो भी भाग लेंगे। और इसमें आपको क्या होता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपको महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। तो उम्मीद है कि आप इसे समझोगे, लेकिन फिर एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए कि अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, तो आपको एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या हो सकता है कि संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है और इस पर 1/4 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। अगर जिस सदन से महाभियोग प्रक्रिया आ रही है वहां के, और 14 दिन पूर्व इसे नोटिस देना होगा। महाभियोग पर चर्चा होगा, चर्चा होने के बाद वो एक सदन से क्या होना चाहिए कि 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए। उसके बाद वो दूसरा सदन जाएगा तो दूसरा सदन में भी चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए, ठीक है ना। तब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, करेंगे अनुच्छेद 62 के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 62 में क्या है कि आपको राष्ट्रपति पद की जो रिक्तता है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको चर्चा की गई। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 62 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 59 में है आपको, यानी कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता क्या है, राष्ट्रपति पद की जो रिक्तता है, इस रिक्तता के बारे में हमें क्या करना है कि आपको जानना है। तो देखिए तो राष्ट्रपति का पद जो है कब रिक्त हो सकता है, इसके क्या क्या संजोग बन सकते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे, क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, ठीक है ना, या आपको क्या हो कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, क्या लग जाए, महाभियोग लग जाए, ठीक है ना। महाभियोग के अलावे क्या हो सकते हैं कि अगर वो असमर्थ हो, क्या हो कि असमर्थ हो, ठीक है ना, क्या हो, असमर्थता जिसको कहते हैं, ठीक है ना, क्या है, असमर्थता, ठीक है ना, या इनकी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको क्या हो सकता है कि रिक्त हो सकता है, क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो देखिए तो ऐसे परिस्थिति में जब भी आपको राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो आपको जो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, वह आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, तो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो अधिकतम कितने माह के लिए होंगे, तो यह आपको अधिकतम 6 माह के लिए, कितने माह के लिए होंगे, अधिकतम 6 माह के लिए, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। तो जब क्या हो कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आ जाए, अगर वो आपको त्यागपत्र दे दे, क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, ठीक है ना। इसके अलावे वो असमर्थ हो, ठीक है ना, या आपको पद पर उनकी क्या हो गई हो कि मृत्यु हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में ये जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, इनका पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने माह के लिए बन सकते हैं, तो 6 माह के अंदर, ठीक है ना। और यह भी संविधान में प्रावधान है कि 6 माह के अंदर में ही क्या होगा कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो आपको कराना होगा। तो एक कंडीशन तो यह बन जाता है कि राष्ट्रपति की पद जो इन परिस्थितियों में क्या हो सकता है कि आपको रिक्त हो सकता है। देखिए तो एक परिस्थिति हो गया, दूसरा परिस्थिति है कि कार्यकाल। तो देखिए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आपको 5 वर्ष का होता है, कितना वर्ष का होता है,
5 वर्ष का। देखिए, और हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है ना, वो आपको 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए आपको उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपको बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति को अगर किसी प्रकार की कोई अगर मतलब क्या होता है कि आकस्मिक कारणों से अगर क्या हो कि कोई मान के चले कि बाहर जाना पड़े, या हो सकता है कोई अपने काम को करने में असमर्थ हो, या वो बीमार पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे परिस्थिति में इस पद को भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद को क्या किया गया, बनाया गया है, ताकि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे कि आपको कार्य करेंगे। देखिए, दूसरा कंडीशन है कि अगर कार्यकाल पूरा हो जाए, क्या हो जाए कि आपको कार्यकाल जो है वो आपको पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, तो कार्यकाल जब पूरा होगा, क्या होगा, कार्यकाल पूरा होगा, तो ये भी संविधान में बात कही गई है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होगा। क्या होगा कि कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या है, पूरा होने से पहले क्या होगा कि आपको चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर चुनाव में देरी हो जाए, क्या हो जाए कि चुनाव में देरी हो जाए। देखिए, कहा गया कि कार्यकाल जो है या आपको राष्ट्रपति का कितने दिन का है बताइए, तो आपको 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल जो है वो आपको पूरा होने से पहले चुनाव होगा, ये भी बात कही गई है। लेकिन अगर चुनाव में देरी होगा, क्या होगा कि अगर चुनाव में मान के चले कि किसी कारणवश देरी हो जाएगा, तो नए राष्ट्रपति के आने तक क्या है कि नए राष्ट्रपति के आने तक क्या होगा कि पुराने राष्ट्रपति जो होंगे वो आपको क्या होंगे कि पद पे बने रहेंगे। क्या होंगे, पद पे बने रहेंगे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया कि पद की रिक्तता, तो राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो सकता है, तो जब वो त्याग पद दे दे, उन पर महाभियोग लग जाए, वो असमर्थ हो, या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो वो अधिकतम कितने माह तक बन सकते हैं, 6 माह तक, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 6 माह के अंदर ही आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो आपको क्या होगा, कराना होगा। दूसरी बात कि अगर कार्यकाल उनका पूरा हो जाए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी कहा गया कि कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या होगा कि आपको चुनाव होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश चुनाव में देरी हो जाए, तो नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति जो होंगे वही आपको क्या होंगे कि आपको पद पर बने रहेंगे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, तो देखिए अनुच्छेद जो 71 है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसमें है आपको कि जो राष्ट्रपति है क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद क्या है, चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना। देखिए, अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो होगा वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, अनुच्छेद 71 में कहा गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे मान चलिए कि कभी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद आ जाए, ठीक है ना। मान चलिए कि 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। मान चलिए कि कोई राष्ट्रपति जो है चुनाव में धांधली किया और वह चुनाव को जीत गए। विपक्षी जो उनके मतलब कि जो विरोधी उम्मीदवार थे वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में केस कर दिए कि देखिए कि ये जो आपको राष्ट्रपति है ये गलत तरीके से चुने गए। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि आपको मतलब कि अपना फैसला सुनाएगा। तो फैसला आने में क्या हो सकता है कि देरी हो सकता है। क्या हो सकता है, देरी हो सकता है। अगर इस अवधि में राष्ट्रपति पद पर वो कुछ कार्य कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति के जो किया गया कार्य होगा वह अवैध नहीं माना जाएगा। भले ही इनका चुनाव अवैध माना जाएगा, अलग है, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो आपको अवैध नहीं माने जाते। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर आपको एक अनुच्छेद 72 क्या है, अनुच्छेद 72 देखिए। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्या है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, क्या है, क्षमा दान शक्तियां। तो इसका जो उल्लेख किया गया, कहाँ किया गया है, तो आपको अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है, 72 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं या इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।